नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे फैजल शेख पर कसा ईडी का शिकंजा। पुलिस ने गैंगस्टर डीके राव को कहां से किया गिरफ्तार। राज ठाकरे की शर्तों से क्यों टेंशन में आए उद्धव ठाकरे। फडणवीस ने क्यों उद्धव को दिखाया आईना। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। गठबंधन से पहले राज ठाकरे ने बढ़ाई उद्धव की टेंशन। ठाकरे के साथ आने से पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव की कर दी भयंकर बेइज्जती। बोले उद्धव ठाकरे पहले खुद को आईने में देखें। अचानक इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे हैं शिवसेना नेता संजय राउत। बोले कभी सुनना भी चाहिए। मुंबई में ईडी की बड़ी छापेमारी, 42 लाख लग्जरी कारें और लॉकर किए जब्त। फैजल शेख के ड्रग्स नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर डीके राव को किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है नाम। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की नाराजगी की। उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चा के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। इस खबर ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। उद्धव के पसीने छूट गए हैं। राज ठाकरे ने उद्धव के साथ गठबंधन को लेकर कई शर्तें रख दी हैं, जिससे उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो राज ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने शर्तें रखी हैं और उद्धव खुद ही इनकार कर दे इसलिए उन्हें मजबूर भी किया है। वहीं पर्दे के पीछे फडणवीस ने राज के साथ भी सीक्रेट डील की है, जिसके बाद राज अकेले चुनाव लड़ेंगे और उद्धव को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद वो बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं। उद्धव के सीनियर नेता ने ये जानकारी दी कि गठबंधन से पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया जाए, उसके बाद ही गठबंधन का फैसला होगा। खबर यह है कि पिछले 10 दिनों में राज ठाकरे और उद्धव के सांसद संजय राउत के बीच भी इसी को लेकर 4 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। इन बैठकों में न सिर्फ गठबंधन के प्रारूप पर चर्चा हुई, बल्कि सीटों के फार्मूले, प्रचार की रणनीति और साझा मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो चुकी है। उद्धव गुट के नेता के मुताबिक राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के सामने शर्त रखी है कि अगर मन से और शिवसेना यूबीटी साथ आते हैं तो पहले ये तय होना चाहिए कि किन मुद्दों पर साथ काम किया जाएगा। राज ठाकरे को डर है कि चुनाव के बाद अगर मतभेद उभरे तो गठबंधन बिखर सकता है, इसलिए पहले साफ हो जाना चाहिए कि साथ चलना है तो उसकी रणनीति क्या होगी और उसमें राज ठाकरे का कितना हिस्सा होगा। राज ये भी चाहते हैं कि अगर दोनों दलों की तरफ से एक साथ चुनाव लड़ने पर सत्ता में वो आते हैं तो किस दल को क्या मिलेगा, ये भी पहले तय हो जाना चाहिए। लगातार बैठकों से बड़ी सियासी सरगर्मी। राज ठाकरे और संजय राउत की लगातार हो रही बैठकों से सियासी हलचल तेज है। हालांकि अभी तक दोनों ही दलों की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर गठबंधन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों से पहले इस गठबंधन को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है। लेकिन राज ठाकरे को लेकर और जो शर्तों की बात सामने आ रही है, उससे उद्धव ठाकरे की टेंशन जरूर बढ़ गई है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर जुबानी जंग भी तेज है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को छठी का दूध याद दिला दिया है। छत्रपति संभाजी नगर में मराठा क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। फडणवीस ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे किसानों की समस्याओं पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब वो सत्ता में थे तब किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उद्धव ठाकरे को पहले याद करना चाहिए कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया था। हमने उनकी अधूरी घोषणाओं को पूरा किया है। महाराष्ट्र की सियासत में ये बयानबाजी आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रही है। सीएम ने बताया कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन उसे सही तरीके से लागू तक नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने वो वादा पूरा किया और 16 लाख किसानों को राहत दी।
इसी दौरान सीएम फडणवीस ने यह भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक किसानों के लिए 31,000 करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा कर दी है और यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इस योजना के तहत हर किसान को 12,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जिसमें 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 6,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और उसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। और खबरों में अब बात संजय राउत के एक बड़े बयान की। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने वाले अब घुटनों पर हैं। चुनाव आयोग पर निशाना साधने वाले अब उसका बचाव कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग के पक्ष में बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। संजय राउत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाता है तो उसे सुनना भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हर बार चुनाव आयोग की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि यह संस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने गंभीर आरोप भी लगाए। आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और एजेंसियां चुनाव आयोग की कोशिशों में सहयोग करने की बजाय जनता की धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। आयोग ने साफ शब्दों में कहा था कि कुछ दल चुनावी प्रक्रिया को लेकर नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिससे निष्पक्ष चुनावी माहौल पर असर पड़ता है। अब इसी को लेकर संजय राउत ने कहा है, ठीक है, चुनाव आयोग को सुनना भी चाहिए। अगर किसी बात से लोकतंत्र को खतरा है तो चुनाव आयोग का नियम बनाना गलत नहीं है। हर बार चुनाव आयोग की आलोचना करना ठीक नहीं है। अब उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में चुनाव आयोग के समर्थन में दिए बयान के रूप में देखा जा रहा है। राउत का ये रुख विपक्ष के कुछ नेताओं को रास नहीं आ सकता और विपक्ष के नेताओं से अलग भी है, जो पिछले दिनों चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर प्रक्रिया को यहां पर बता चुके हैं कि ये फर्जी वोट काट नहीं रहे, बल्कि जानबूझ के विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। अब संजय राउत के इस बयान के बाद विपक्षी गठबंधन पर ही सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। खबरों में अब बात अगली खबर की। ईडी ने मुंबई में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई ड्रग तस्कर फैजल जावेद शेख और उसकी पत्नी अल्फिया फैजल शेख पर हुई है। छापे के दौरान ईडी ने करीब 42 लाख रुपए कैश, 3 लग्जरी सेकंड हैंड गाड़ियां और कई दस्तावेज बरामद किए, जिनमें डिजिटल डिवाइस और प्रॉपर्टी से जुड़े फाइलें तक जब्त की गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि फैजल शेख का कई विपक्षी नेताओं के साथ कनेक्शन भी है। इसके अलावा एक बैंक लॉकर और कई बैंक खातों को भी सील किया गया है, जिनमें ड्रग्स की कमाई का पैसा जमा किया गया। ईडी ने यह जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी मुंबई जोनल यूटी के केस के आधार पर शुरू की। ये केस आशिक वारिस अली, नासिर खान, फैजल जावेद शेख, अल्फिया फैजल शेख, इरफान यूसुफ फारूकी, अजीम अबू सलीम खान उर्फ अजीम भाऊ और फैजान मोहम्मद, शफी शेख, मोहम्मद शाहिद, फरीदुद्दीन चौधरी और बाबूस और दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुंबई में समाजवादी पार्टी की इकाई के ऊपर इन लोगों के साथ कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि फैजल शेख सलीम डोला नाम के एक कुख्यात ड्रग तस्कर के साथ मिला हुआ था। सलीम डोला की तलाश में एजेंसियां पहले से जुटी हैं और उसके बारे में जानकारी देने वालों को इनाम की घोषणा भी की गई। फैजल शेख को एनसीबी के केस में जमानत मिलने के बाद उसके लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने पर यहां पर एनडीपीएस के तहत हिरासत में भी रखा गया था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि फैजल और अल्फिया शेख ने एक संगठित यानी कि सिंडिकेट बनाया हुआ था, एक नेटवर्क तैयार किया था जो ड्रग बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने पैसों की हेराफेरी के लिए कुछ फर्जी कंपनियां और ट्रेड फार्मा का भी इस्तेमाल किया, जिनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कागजी लेन देन और विदेशों में पैसे भेजने के सबूत मिले हैं। ईडी ये जांच कर रही है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल ड्रग्स की कमाई को वैध दिखाने और विदेश में भेजने से तो नहीं किया गया है। छापेमारी में जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियां जैसे कैश, गाड़ियां, बैंक खाते, लॉकर, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस की बारीकी से जांच जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके ये बरामदगी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अवैध कमाई से जुड़ी है या नहीं। ईडी ने साइबर फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई की है। इधर सूरत सब जोनल ऑफिस में 4 आरोपियों, इनमें मकबूल अहमद रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर और महेश मफतलाल देसाई, जिनमें ओम राजेंद्र पांड को भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड मामले में हुई ये कार्रवाई। आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग, फर्जी सुप्रीम कोर्ट और
ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर लोगों को ठगा था। अपराध की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर हवाला के जरिए विदेशों में भी भेजा गया। फर्जी नामों पर बैंक अकाउंट और प्री एक्टिवेटेड सिम का इस्तेमाल हुआ। अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने चारों आरोपियों को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भी भेजा है और आगे इस मामले की जांच जारी है। यानी देश भर में ईडी का शिकंजा बेईमानों, घोटालेबाजों, गैंगस्टरों पर जमकर कसा हुआ है और इसमें कई विपक्ष के नेता भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर डीके राव को भी गिरफ्तार किया है। डीके राव अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का बेहद करीबी है। ये कार्रवाई बिल्डर से वसूली और धमकी देने के मामले में की गई। आज उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। एक शख्स ने चैंबूर के बिल्डर से करीब 125 करोड़ रुपए लिए थे, जिन्हें वो वापस नहीं करना चाहता था और इस विवाद में उसने डीके राव की मदद ली थी। डीके राव ने उस व्यक्ति को धमकी दी, जिससे मामला पुलिस तक पहुंचा। मुंबई पुलिस को शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने फौरन मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि डीके राव ने बिल्डर के साथ मिलकर धमकी दी और दबाव बनाने का काम किया था। पुलिस ने वसूली और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया। डीके राव मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक पुराना नाम है। उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो दाऊद इब्राहिम के विरोधी गैंग से भी जुड़ा रहा है और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है और कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।